नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय अदालतों की एक बहुत ही दिलचस्प प्रक्रिया के बारे में। मतलब गवाहों से पूछताछ कैसे होती है। देखिए, जो नया भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 है ना, उसी में ये सारे नियम लिखे हैं कि किसी केस में सच को कैसे सामने लाया जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि अदालत में ये सवाल जवाब का खेल आखिर चलता कैसे है। कभी सोचा है कि फिल्मों में जो हम अदालत की तीखी बहसें देखते हैं, वो सवाल जवाब, क्या असल में भी सब कुछ वैसा ही होता है? सच को झूठ से अलग करने का क्या कोई सिस्टम है? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल है। और असल में न्याय की पूरी इमारत इसी सिस्टम पर खड़ी है, जहां हर एक कदम के लिए नियम बनाए गए हैं ताकि किसी के भी साथ नाइंसाफी की गुंजाइश न रहे। तो चलिए आज इसी कानूनी सफर पर निकलते हैं। देखते हैं कि अदालत में सच्चाई की पड़ताल होती कैसे है। सबसे पहले हम समझेंगे जज साहब की भूमिका, जो सबूतों के पहले गेटकीपर होते हैं। फिर गवाही के वो 3 जरूरी राउंड्स देखेंगे। इसके बाद 2 बहुत ही खास तरह के गवाहों के बारे में बात करेंगे। और आखिर में ये समझेंगे कि भाई ये सारे नियम न्याय के लिए इतने जरूरी हैं क्यों। तो हमारी कहानी शुरू होती है धारा 141 से। आप इसे ऐसा समझिए कि ये अदालत का एंट्री गेट है और इस गेट पर एक बहुत सख्त गार्ड खड़े हैं, जज साहब। कोई भी सबूत, कोई भी गवाही कोर्ट की कार्रवाई का हिस्सा बनने से पहले इसी गेट से होकर गुजरती है। तो जज साहब हर सबूत को अंदर आने से पहले बस एक सवाल पूछते हैं, क्या तुम इस केस से जुड़े हुए हो? कानून की भाषा में इसी को कहते हैं प्रासंगिकता या रेलेवेंस। जज साहब ये पक्का करते हैं कि कोर्ट में सिर्फ उन्हीं बातों पर बहस हो जो सीधे सीधे केस से ताल्लुक रखती हैं। इससे होता क्या है, एक तो कोर्ट का कीमती वक्त बचता है और दूसरा केस भटकता नहीं, सही दिशा में चलता है। अच्छा, अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात। धारा 141 ये भी कहती है कि कुछ सबूत शर्तियां होते हैं। मतलब उनको पेश करने से पहले आपको कोई और बात साबित करनी होगी। जैसे मान लीजिए आप किसी खोए हुए लेटर की फोटोकॉपी को सबूत बनाना चाहते हैं, तो आपको पहले कोर्ट को ये यकीन दिलाना होगा कि असली लेटर सच में खो गया है, मिल नहीं रहा। जब ये बात साबित हो जाएगी, सिर्फ तभी जज उस फोटोकॉपी को सबूत मानेंगे। तो ठीक है, सबूत तो जज साहब की इजाजत से कोर्ट में आ गए। अब गवाह का क्या? देखिए, जब कोई गवाह कटघरे में आता है तो उससे सवाल जवाब का एक तयशुदा सिलसिला शुरू होता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 142 और 143 इस पूरी प्रक्रिया को 3 मेन स्टेज में बांटती हैं। सबसे पहला राउंड होता है मुख्य परीक्षा। इसमें वो वकील सवाल पूछता है जो उस गवाह को लेकर आया है। इसका मकसद बड़ा सीधा है कि गवाह अपनी कहानी, जो उसने देखा या सुना, उसे सिलसिलेवार ढंग से कोर्ट के सामने रखे। आप कह सकते हैं कि यहां कहानी की नींव रखी जा रही है। इसके ठीक बाद आता है कोर्ट की कार्यवाही का सबसे जरूरी और कह सकते हैं सबसे ड्रामेटिक हिस्सा। इसे कहते हैं जिरह या क्रॉस एग्जामिनेशन। अब दूसरी पार्टी का वकील उस गवाह से सवाल करता है। जिरह का मकसद होता है गवाह की बातों की सच्चाई को परखना, उसकी याददाश्त को चैलेंज करना और ये देखना कि कहीं कहानी में कोई झोल तो नहीं। एक तरह से ये गवाही का स्ट्रेस टेस्ट है। और फिर आता है तीसरा और आखिरी राउंड, पुनः परीक्षा। मान लीजिए जिरह के दौरान सवालों में उलझकर गवाह की किसी बात का गलत मतलब निकल गया या कोई कंफ्यूजन पैदा हो गया, तो जो पहला वाला वकील था वो दोबारा सवाल पूछकर उस कंफ्यूजन को साफ कर सकता है। ये एक मौका होता है कहानी में आई दरारों को भरने का। और ये जो क्रम है ना, ये पत्थर की लकीर है। धारा 143 साफ कहती है कि ये ऑर्डर बदला नहीं जा सकता। पहले मुख्य परीक्षा होगी, फिर अगर दूसरी पार्टी चाहे तो जिरह होगी और फिर अगर बुलाने वाली पार्टी को जरूरत लगे तो पुनः परीक्षा होगी। एक फेयर ट्रायल के लिए इस क्रम का पालन करना ही पड़ता है। तो सबसे जरूरी बात है मुख्य परीक्षा और जिरह के दायरे में फर्क। मुख्य परीक्षा का दायरा सिर्फ उन्हीं बातों तक होता है जो गवाह ने अपनी गवाही में कही हैं, लेकिन जिरह का दायरा बहुत बड़ा होता है। इसमें वकील केस से जुड़े किसी भी जरूरी फैक्ट पर सवाल पूछ सकता है, भले ही गवाह ने मुख्य परीक्षा में उसका जिक्र किया ही ना हो। मिसाल के तौर पे एक गवाह कहता है कि उसने आरोपी को रात 10 बजे वारदात की जगह पर देखा। अब जिरह में वकील ये भी पूछ सकता है कि गवाह की आंखों की रोशनी कैसी है या क्या उस रात उसने शराब पी रखी थी। ये बातें सीधे 10 बजे देखने से नहीं जुड़ी हैं, पर ये गवाह की विश्वसनीयता पर सवाल जरूर उठाती हैं। और यही जिरह की ताकत है जो सच को बाहर लाने में मदद करती है। चलिए अब 2 ऐसे खास मामलों को देखते हैं जिनके लिए कानून में थोड़े अलग नियम बनाए गए हैं। ये हमें मिलते हैं धारा 144 और 145 में। धारा 144 एक बहुत ही प्रैक्टिकल बात कहती है।
सोचिए, कोर्ट ने किसी ऑफिस के क्लर्क को सिर्फ एक फाइल पेश करने के लिए बुलाया, तो वो क्लर्क सिर्फ फाइल लाने से गवाह नहीं बन जाता। जब तक उसे बाकायदा एक गवाह के तौर पे न बुलाया जाए, उससे कोई जिरह नहीं कर सकता। उसका काम सिर्फ डॉक्यूमेंट देना था, गवाही देना नहीं। सिंपल। इसी तरह धारा 145 बात करती है चरित्र के गवाह की। मतलब अगर कोई इंसान कोर्ट में आकर किसी के कैरेक्टर का सर्टिफिकेट दे रहा है कि फलाना आदमी तो बहुत अच्छा है या बहुत बुरा है, तो उसे भी एक नॉर्मल गवाही माना जाएगा। इसका सीधा मतलब है कि उसकी बातों की सच्चाई को परखने के लिए उसकी भी पूरी जिरह और पुनः परीक्षा की जा सकती है। तो हमने गवाही से जुड़े इन सारे नियमों को एक एक करके समझ लिया, लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि इन नियमों का असली महत्व क्या है? ये सिर्फ वकीलों की एक जटिल प्रक्रिया है या इनका कोई बड़ा मकसद भी है? आइए एक बार फटाफट सबको समेट लेते हैं। धारा 141 जज को सबूतों का गेट कीपर बनाती है। धारा 142 और 143 गवाही को 3 स्टेज का एक स्ट्रक्चर देती हैं, और धारा 144 और 145 कुछ खास हालात को साफ करती हैं। ये सब मिलकर ये पक्का करते हैं कि कोर्ट में पेश हर जानकारी को ठीक से जांचा परखा जाए और दोनों पार्टियों को अपनी बात कहने और दूसरे की बात को काटने का बराबर मौका मिले। और यही तो एक निष्पक्ष मुकदमे की आत्मा है। अब इस पूरी बातचीत के बाद एक आखिरी सवाल, क्या ये नियम सिर्फ वकीलों और जजों के लिए बने हैं, या फिर ये हमें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में भी कुछ सिखाते हैं? किसी भी जानकारी को सच मानने से पहले उसे परखने के बारे में, हर कहानी के दोनों पहलुओं को सुनने के बारे में, और सबसे बढ़कर निष्पक्ष रहने के बारे में। तो अगली बार जब कोई खबर पढ़ें या किसी की कोई कहानी सुने, तो अदालत के नियमों को जरूर याद रखिएगा कि क्या सिर्फ मुख्य परीक्षा सुनी जा रही है या फिर जिरह करने की भी हिम्मत दिखाई गई है। सोचिएगा जरूर। आज के इस विश्लेषण में इतना ही। धन्यवाद।